नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18th एंड 19th अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे वो होने वाला है प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे NEFT एंड RTGS डायरेक्ट मेंबरशिप फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मजा आएगा इसको डिस्कस करने में। और लास्ट आर्टिकल आज का हमारा होने वाला है इंडिया इन USA करेंसी प्रैक्टिस मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में। ठीक है, क्या है ये पूरा मैटर समझेंगे डिटेल से। चलिए शुरुआत करते हैं पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। क्या कंटेस्ट है, देखिए जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे हमारे अश्विनी कुमार, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जो जजेस हैं टॉप सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप जजेस हैं उन्हें लेटर लिखा है और उन्होंने बोला है कि कंट्री में क्या हो रहा है, कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। इसके लिए सुटेबल मेजर्स को लेने की जरूरत है, सुटेबल गाइडलाइंस को स्टैब्लिश करने की जरूरत है, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लेने में अभी क्या हो रही है, असमर्थ दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी बोली है कि जो पॉलिटिकल रैलीज वगैरह अभी कराई जा रही है, आपको पता होगा बहुत सारे स्टेट में अभी क्या हो रहा है, इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश वगैरह कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अभी इलेक्शंस हैं, तो वहां पर जमकर रैलियां हो रही हैं और वहां पर बहुत भरकर भीड़ इकट्ठा हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो रिलीजियस फेयर वगैरह भी लग रहे हैं, कुंभ का मेला भी चल रहा है, उसमें भी हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो भी एक साथ एक ही जगह पर आ रहे हैं। तो इसको देखकर भी अश्विनी कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि आप क्या करें, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शंस वगैरह इशू करें कि वो लोग क्या करें, 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने की परमिशन ना दें। ठीक है, और खास करके जो रैलीज वगैरह हैं, रिलीजियस फेयर्स वगैरह हैं, इनके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है कि इन्हें हमें क्या करने की जरूरत है, लिमिटेड करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये जो पावर है आपको समझ में आ रहा होगा, जुडिशरी का काम नहीं है। ठीक है, ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन से आर्टिकल से डिराइव होती है, तो आर्टिकल नंबर 142 से डिराइव होती है। यहां पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट टू इशू सुटेबल डायरेक्शन सुमोटो इन द एक्साइज ऑफ दिस प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना है, जो प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन है वो कहां से निकल के आ रहा है, आर्टिकल 142 से। जरूरत क्या है, देखिए इंडिया जो है, सबसे पहले तो इस प्रकार के डायरेक्शन की जरूरत क्यों है, इंडिया जो है इस समय वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आ चुका है हाई मैक्सिमम केसेस के नंबर्स में। यूएसए हमसे ज्यादा आगे है। ठीक है, बट यूएसए में अभी कंडीशंस जो है वो काफी ज्यादा नॉर्मल है। वहां पर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है काफी इफेक्टिव तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इंडिया में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं इंडिया में क्लोज कर दिए गए हैं, वैक्सीन की कमी हो गई है इंडिया में। ठीक है, जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अराइज हो रही है इंडिया में वैक्सीनेशन के कारण, वो ये हो रही है कि इंडिया ने किस चीज पर फोकस किया, जो 2 डोजेस होते हैं, 2 डोजेस दिए जाते हैं कोविड वैक्सीन के। सबसे पहले आपको 1 डोज दिया जाएगा वैक्सीन का, उसके फिर 1 मंथ के बाद आपको दोबारा सेकंड डोज के लिए बुलाया जाएगा। तो इंडिया ने किस चीज पर फोकस किया, पहले इस बात पर फोकस किया कि सभी को क्या करा जाए, 2 डोज लगा दिया जाए। ठीक है, बल्कि जो दूसरी कंट्रीज है जिन्होंने इफेक्टिव वैक्सीनेशन के मेजर्स लिए हैं, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि पहला जो डोज है वो सारे सिटीजन्स को लगा दिया जाए। ठीक है, मतलब कोशिश की जाए कि मैक्सिमम सिटीजन्स तक फर्स्ट डोज उनका पहुंच जाए। उसके बाद उन्होंने सेकंड डोज के ऊपर प्रोग्रेस किया। ठीक है, तो ये वाली जो मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई, बजाय कि एक साथ दोनों डोज को देने की कोशिश पहले व्यक्ति को उसकी बजाय। ओके, चलिए इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 142, जहां से प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो निकल कर आ रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है आर्टिकल में, आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स अ यूनिक पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, दैट इज वेयर एट टाइम्स लॉ और स्टैट्यूट मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी, जहां पर क्या हो, हमारी जो पार्लियामेंट हो, जो लेजिस्लेचर हो, वो फेल हो जाए और कोई सॉल्यूशन वगैरह ना निकाल के आ पाए, तब द कोर्ट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ टू पुट अ कोइटस टू अ डिस्प्यूट इन अ मैनर विच वुड डेफिट द फैक्ट्स ऑफ द केसेस। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है और उन केसेस को रिजॉल्व कर सकता है। ऑलराइट, इसके साथ साथ और क्या लिखा हुआ है 142 में, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्साइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच डिग्रीज और मेक such order as it necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it and any degree so pass or order so made shall
बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन्फोर्सेबल रहेगा। उसकी सेम पावर होगी जैसे कि पावर एक पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए एक्ट की होती है। ओके, तो ये बात कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 142 में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए यहां पर एक स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है बुक्स का, तो आप ये इसको भी पढ़ सकते हैं, सिमिलर पॉइंट लिखा हुआ है दोनों जगह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एनईएफटी एंड आरटीजीएस के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एनईएफटी एंड आरटीजीएस है क्या। देखिए, आज के टाइम पर आप ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए बहुत सारे ऐप्स का यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह का यूज करते हो। इससे पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी जो इंटरनेट ट्रांसफर हुआ करता था, वो काफी ज्यादा फेमस था। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए एनईएफटी एंड आरटीजीएस का यूज किया जाता था, और आज भी इन्हीं दोनों सिस्टम का बहुत ज्यादा नंबर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी रिसेंटली क्या किया गया है, जो आरबीआई है उसने क्या किया है, एक ऐसी स्कीम वो लेकर आ रहा था जिसके थ्रू क्या करेगा, जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे वगैरह है, इनको वो क्या करेगा, इनको वो अलाउ करेगा कि आप भी क्या कर सकते हैं, एनईएफटी एंड आरटीजीएस इन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। अभी क्या होती है ये दोनों सर्विसेज, किस प्रकार से यूज होती हैं, डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अभी बस कंटेक्स्ट जान लीजिए आप। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको ओके, चलिए इसके बाद फिर इनके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो एनईएफटी एंड आरटीजीएस है ये सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का क्या मतलब हुआ, यानी कि आरबीआई के सिस्टम है, आरबीआई इन्हें डायरेक्टली मैनेज करता है। ओके, यहां पर आरटीजीएस का मतलब क्या हुआ, इट इनेबल्स रियल टाइम ट्रांसफर। ठीक है, रियल टाइम ट्रांसफर होता है। यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हैं एनईएफटी एंड आरटीजीएस के बीच में। ठीक है, सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू जो है कितनी चाहिए, एनईएफटी में अगर आप एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं अपने मनी को, तो आप ₹1 से ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस के लिए आपको 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट की जरूरत होती है। वहीं आईएमपीएस भी होता है, इसके लिए आपको ₹1 से ज्यादा का आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो जाता है। यहां पर भी आरटीजीएस में भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो जाता है। आईएमपीएस में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड काम करता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं आप, तो एनईएफटी आरटीजीएस कोई लिमिट नहीं है इनमें, आईएमपीएस में 2 लाख की लिमिट है। ठीक है, सेटलमेंट टाइप, यानी कि जब आपने पैसा भेजा तो उसके कितने टाइम के अंदर मनी जो है ट्रांसफर हो जाएगा, तो एनईएफटी में आपको अराउंड हाफ आवर के अराउंड लग सकता है। ठीक है, वहीं आरटीजीएस और आईएमपीएस में कोई टाइम आपको नहीं लगेगा, जैसे ही आपने सेंड के बटन पर क्लिक किया तुरंत अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, टाइमिंग, कितना टाइम तक किस टाइम पीरियड में आप इनको यूज कर सकते हो, तो देखिए वर्किंग पीरियड, यानी कि सैटरडे संडे को छोड़कर 8 AM से लेकर 7 PM के बीच में आप एनईएफटी एंड आरटीजीएस का यूज कर सकते हो। वही आईएमपीएस 24/7 आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चार्जेस वगैरह नहीं यूज किए जाते हैं एनईएफटी आरटीजीएस के ऊपर। ठीक है, आईएमपीएस के ऊपर डिसाइड किया जाता है इंडिविजुअल बैंक्स के थ्रू कि कितना चार्जेस हम करेंगे। ओके, चलिए तो ये होते हैं हमारे एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ये क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम है आरबीआई के। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम भी होता है। ठीक है, जिनका यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो जैसे कि इंक्लूड क्लियरिंग हाउस मैनेज्ड बाय आरबीआई, जो क्लियरिंग हाउस होता है उसको मैनेज किया जाता है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, एज वेल एज अदर बैंक्स एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम, ये सारे जो होते हैं वो डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम होते हैं। चलिए, अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं उनको हम अलाउ कर देंगे एनईएफटी और आरटीजीएस का, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या किया जा सकता है, बेनिफिट जो होगा, इंक्रीज डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो और ज्यादा प्रमोट होगा इससे। ठीक है, बेटर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, एक अच्छा रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया जा सकता है। जो मार्केट साइज है वो भी इंक्रीज होगा, और ज्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ट्रांसफर करने के लिए मनी को। फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रोसेस यहां से बेटर होगी। ठीक है, इसके साथ साथ यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है इंडिया इन यूएस करेंसी प्रैक्टिस मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में। ठीक है, क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट की ट्रेजरी हाउस है उन्होंने क्या किया है, इंडिया को इस लिस्ट के अंदर रख दिया है। ठीक है, अब इससे क्या इंपैक्ट होगा उसे जान लेते हैं। सबसे पहले तो करेंसी मैनिपुलेटर होते क्या है। देखिए यूएसए क्या करता है, जो करेंसीज होती है, अलग अलग कंट्रीज होती है, उनकी करेंसीज को क्या करता है, इस कैटेगरी में रखता है
किन करेंसी को रखता है, जहां पर यूएसए को डाउट होता है कि ये कंट्री क्या कर रही है, जानबूझकर अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूइंग कर रही है। ठीक है, कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने डिस्कस किया था $1 की प्राइस कितनी हो चुकी है, तो 75 रुपीज के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया की वैल्यू जो है वो गिर गई है। तो ऐसा यूएसए के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि कंट्री क्या करती हैं, जानबूझकर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती हैं। इससे उन्हें बेनिफिट होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जिनका एक्सपोर्ट होता है वो बूस्ट होता है। तो इसी कारण ये कंट्रीज इनफेयर प्रैक्टिस करती हैं, जानबूझकर डॉलर के मुकाबले अपनी वैल्यू को गिराती हैं। ओके, क्या क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं यूएसए के द्वारा, जब उन्हें क्या किया जाएगा, इस लिस्ट में रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड सरप्लस हो, जैसे कि चाइना और यूएसए के बीच में है, बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस है चाइना के फेवर में। ठीक है, वहीं फिर करंट अकाउंट सरप्लस अगर आ जाए, क्रिएट हो जाए, और परसिस्टेंस वन साइडेड इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं यूएसए के द्वारा, जब यूएसए क्या करता है, कंट्रीज को इस कैटेगरी में रख देता है, इस लिस्ट के अंदर रख देता है। अभी कौन कौन सी कंट्री को रखा गया है, तो चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मैक्सिको, इन कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया इस लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया जो है वो 2 क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में है, और उसके साथ साथ परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन क्राइटेरिया। ठीक है, इन दोनों क्राइटेरिया को इंडिया फुलफिल कर रहा है। ओके, सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।